Hello everyone, how are you all? I hope well and good. तो जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ इज़ अनिल कुमार एंड आई एम हियर एट नीट कॉर्नर फॉर द सब्जेक्ट जियोलॉजी। कल के सेशन में जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, यानी कि हमने दो डेफिनेशन देखी थी, एक सिंपल डेफिनेशन या फिर जनरल डेफिनेशन और एक थी हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग टिश्यू जो थे ऐसी सेल्स का ग्रुप थे जो ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं बोल सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि केवल ओरिजिन में सिमिलर वाली सेल्स के ग्रुप जिनके फंक्शन यानी कि उन सेल्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफ़र कर सकती हैं और नहीं भी, ऐसी सेल्स के ग्रुप क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टिश्यूज़ के टाइप क्या हैं, यानी कि बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। हमने लिखा है टिश्यूज़ और ये भी लिखा है कि कितने टाइप के टिश्यूज़ हैं, तो यहाँ लिखा है 4 टाइप्स। और ये किस बेसिस पर हैं वो भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि क्या टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर हैं और क्या फंक्शन है, उस बेसिस पर हम देखते हैं टिश्यूज़ के 4 बेसिक टाइप जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला टिश्यू जो है यहाँ देख पा रहे होंगे है एपिथीलियम। ठीक है, एपिथीलियम या फिर इसे एपिथीलिया भी बोल देते हैं या फिर इसे कवरिंग टिश्यू भी बोल देते हैं। इन सब का रीज़न हम बताएंगे कि क्यों इसे क्या ऐसा बोलते हैं। और अगला एक और नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले तो एपिथीलियम का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखो एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड मीनिंग के हिसाब से एपी और थीलियम ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो या फिर अपन एपिथीलिया के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो एपिथीलिया के हिसाब से देखना चाहें तो एपी और थीलिया ये 2 वर्ड हैं। तो एपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन, यानी कि ऊपर, और थीलिया वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ। तो एपिथीलियम या एपिथीलिया बोलने का मतलब ये है या बोलने का रीजन ये है कि एपिथीलियम टिश्यू जो होता है किसी दूसरी ग्रोथ पर क्या करता है? ग्रो करता है, यानी कि ऐसा टिश्यू जो किसी अनदर बॉडी ग्रोथ या फिर अनदर बॉडी स्ट्रक्चर पर ग्रो करे तो उसे एपिथीलियम बोल देंगे। कवरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की कवरिंग या लाइनिंग का काम करता है, लाइनिंग बनाने का, बॉडी की कवरिंग बनाने का काम करता है, और ये कवरिंग प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, तो इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अपन दूसरे टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से पता लग रहा है जोड़ने वाला, यानी कि जॉइनिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं बेसिकली। और दूसरा नाम लिखा है इसमें सपोर्टिंग टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इसे इसलिए बोल देते हैं कि ये टिश्यू क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक बोन्स, लाइक लिगामेंट्स और दूसरी भी बॉडी सेल्स बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये जॉइनिंग टिश्यू है। सपोर्टिंग टिश्यू इसलिए बोल देते हैं कि ये जैसे हमारी बॉडी में बोन, एक बोन है वो दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करेगी, यानी कि एक दूसरी बोन के साथ जुड़ेगी, तो हमारी बॉडी जो होगी पूरी बॉडी एक स्केलेटल फॉर्म में, यानी कि हमारी बॉडी का एक स्केलेटन बनेगा। अगर उन बोन्स को हम जोड़े नहीं, मतलब वो बोन्स अलग अलग रहें, तो स्केलेटन नहीं बन पाएगा। तो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करा के क्या करता है, हमारी बॉडी फ्रेम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी कि हमारी बॉडी फ्रेम जो है, यानी कि हमारा जो फ्रेम शिफ्ट है वो किससे बनता है? कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से बनता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को ज्वाइनिंग करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या फिर इसका दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब सिंपल, अगर मस्कुलर टिश्यू को अपन देखें तो मसल से अपन इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो मसल का क्या कैरेक्टर होता है? मसल कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होगा वो मसल्स से बना टिश्यू होगा। तो
उसकी एक कैरेक्टर है स्पेशल, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पर उससे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू अपन बोल देते हैं। ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। इसके बाद आता है न्यूरल टिश्यू या फिर अपन इसको बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसका मतलब बोल सकते हैं कि नर्वस टिश्यू जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसे बनाता है और इसकी बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है। तो ये नर्वस टिश्यू हो गया। अब इनके मतलब बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। तो पहला हमारा एपिथेलियम था, इसका बेसिक फीचर है ओरिजिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि ये सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी जब फॉर्म होती है यानी कि कोई बेबी जन्म लेता है तो उस बेबी में सबसे पहले बनने वाला टिश्यू जो होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है यानी कि इवोल्यूशन जो चलता आ रहा है उसमें सबसे पहले बनने वाला टिश्यू भी कौन सा है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। फिर दूसरा अपन फीचर देखते हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी जो है उस पर प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग बनाने का काम करता है। फिर अगला बात फीचर है अलाउज द बॉडी टू इंटरेक्ट इट विद इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी जो बॉडी है यानी कि ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में अपन बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी को एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। ये कैसे करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसमें दो फ्री सरफेसेस होती हैं। पहली फ्री सरफेस की बात करें वो होती है एनवायरनमेंट की साइड, यानी कि टुवार्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो सरफेस होगी एक्सटर्नल सरफेस, एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल सरफेस है। ये सरफेस हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसकी दूसरी फ्री सरफेस जो होगी वो होती है बॉडी फ्लूइड की साइड, टुवार्ड्स बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड की साइड होने का मतलब बॉडी फ्लूइड कौन सा एनवायरनमेंट हो गया हमारी बॉडी के लिए, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल है बॉडी फ्लूइड, तो इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो गया। इस टाइप से इसकी जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है या अलाउ करता है। हेल्प नेक्स्ट है हेल्प इन प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा कैसे करता है। जैसे भी ये एक्सटर्नल लेयर है, कवरिंग है, इसे अब कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी पैथोजन यहाँ कॉन्टेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। सिक्रेशन, ये सिक्रेट करने का, कुछ एक चीज़ें सिक्रेट, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है, वहाँ पर ये टिश्यू होगा, इसकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ वो सिक्रेटरी नेचर का होगा, वो अपन आगे डिटेल में देखते चले जाएंगे। उसी टाइप से एब्जॉर्प्शन, किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और इसी टाइप से रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं। यानी कि जो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर इस एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप होंगे, वो वहाँ प्रेजेंट होंगे, वो हमारे रिप्रोडक्शन की मेथड में हेल्प करेंगे। फिर अपना आता है कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू। इसका बेसिक फीचर है, पहला है फंक्शन टू जॉइन बॉडी स्ट्रक्चर्स, यानी कि बहुत सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग, उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है। जैसा कि अपन ने बोन टू बोन जॉइनिंग का एग्जांपल देखा था, बोन को बोन के साथ अटैच करने का। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। अब इसी टाइप से हमने देखा था कि बोन से बोन कनेक्ट होगी, जुड़ेगी तो बॉडी को सपोर्ट या स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये करता है प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी का काम करता है। फिर करता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल अराउंड बॉडी, यानी कि हमारी जो बॉडी है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अराउंड, यानी कि पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मटेरियल हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कोई भी मिनरल हो सकते हैं, और अलग हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं। उन्हें क्या करता है, ये बॉडी में सर्कुलेट कराने का काम करता है, और ये सर्कुलेशन में इसका मीडियम जो होता है जो इन्हें सर्कुलेट कराने का काम करता है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक स्पेशल टाइप होता है, जिसे अपन ब्लड और लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है स्टोर द एनर्जी एज फैट, यानी कि ये एनर्जी स्टोरेज या कंजर्वेशन का काम भी करता है। किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। यानी कि अपन कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक एग्जांपल और देखेंगे आगे चल के, यानी कि उसका एक टाइप होगा जिसे अपन एडिपोज टिश्यू बोल देंगे। वो क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, और फैट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑल्सो। इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अपन ने बेसिक टाइप्स हमने देखे, मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं लिम्फ और ब्लड। तो ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे तो उसके अगेंस्ट जो सिस्टम काम करता है वो इम्यूनिटी के अंडर आता है। तो इस काम में हमारा कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ के थ्रू कैसे काम करता है वो अपन देख रहे हैं। तो ब्लड और लिम्फ जो है वहाँ पर बहुत सारी फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक इयोसिनोफिल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं? जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट उससे फाइट करने का काम करती हैं और उसे इनएक्टिव कर देती हैं और बॉडी को हमारी को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस टाइप से ये क्या करता है? इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू के बेसिक फीचर्स में बात कर लेते हैं। हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी मूव करती है। वो क्यों करती है? हमें क्या चाहिए? हमारे फूड, यानी कि हमें हमारे नरिशमेंट के लिए और हमारी डेली जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो काम हैं उनको करने के लिए हमारी बॉडी को मूव करना पड़ता है। ठीक है, हम एक जगह बैठे बैठे सारे काम नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी मूव कैसे करेगी? सबसे पहले हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो हमारी बॉडी मूवमेंट की प्रोसेस के थ्रू एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकेगी। तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? लोकोमोशन पॉसिबल हो पाएगा। तो दूसरा बेसिक फीचर भी यही है कि हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब ही होता है एक साइट, जैसे कि साइट ये है, वन साइट टू अनदर साइट, यहाँ जा रहे हैं हम, वन साइट टू अनदर साइट, यहाँ लोकेशन चेंज हो रही है तो इसे बोल देते हैं अपन लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट में आती हैं सारी एक्टिविटीज जिनमें लोकेशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मैं मेरे हाथों को मूव करवाता हूँ, जैसे ये मूवमेंट है, लेकिन मैं इस साइड से यहाँ से चलकर यहाँ चला जाता हूँ तो इसे अपन बोल देते हैं मूवमेंट, सॉरी लोकोमोशन। फिर है नेक्स्ट फीचर जनरेट द फोर्स फॉर मूवमेंट इन बॉडी। तो ये फोर्स भी जनरेट करता है क्योंकि एनर्जी है इसमें, और एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में रहती है, वो मस्कुलर सिस्टम को जाती है। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? फोर्स जनरेट करता है बॉडी को मूव कराने में। नेक्स्ट है जनरेट द हीट टू वार्म द बॉडी। अब जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट के फॉर्म में, जो क्या करती है? बॉडी को वार्म करने का काम करती है, गर्म रखने का काम करती है। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। इसका बेसिक फीचर फर्स्ट है रेगुलेट द बॉडी फंक्शनिंग, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग चल रही है, लाइक रेस्पिरेशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है, इन सभी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का यानी कि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। नेक्स्ट है कंडक्ट द इम्पल्सेस इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में इम्पल्स क्या करता है? कंडक्ट कराता है, यानी कि एक इम्पल्स जनरेट जहां होता है वहां से उसे उसके टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। इम्पल्स क्या होते हैं? इम्पल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं। अब उन आयंस को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाता है, जहां से इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है वहां से उसके टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है नर्वस टिश्यू। और फिर है रेस्पोंड टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जैसे कि कोई भी रिसेप्शन केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, कैसा भी। जैसे इस एक्सटर्नल सरफेस को मैं टच करता हूं तो इस टच को क्या बोल देते हैं? स्टिमुलस बोल देते हैं। अब इस स्टिमुलस को रेस्पोंड कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम,
ये क्या समझता है? नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस टिश्यू। ये देख, इसे पता पड़ता है कि यहाँ पर किसी ने टच किया है, यहाँ रिसेप्शन मिला है, तो इसे स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। उसके बाद अपन देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमें बताएगा, जैसे कि टिश्यूज़ के एक कैरेक्टर से रिलेटेड ही है। लिखा है नॉर्मली मोस्ट सेल्स विद इन अ टिश्यू, यानी कि किसी भी टिश्यू में ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं रिमेन एंकर्ड टू अदर सेल्स, यानी कि वो दूसरी सेल्स से जुड़ी रहती हैं और स्ट्रक्चर्स या किसी दूसरी स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं। बट ओनली अ फ्यू सेल्स, लेकिन कुछ एक सेल्स सच एज फेगोसाइट्स, यानी कि फेगोसाइट्स मूव फ्रीली थ्रू द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन एंटीजन। लिखा है, इस लाइन का मतलब ये है कि टिश्यूज़ जो होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज़ देखे, उनमें ज़्यादातर टिश्यूज़ की मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती हैं वो किसी दूसरी सेल या किसी दूसरी स्ट्रक्चर से क्या रहती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन जो फेगोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं? पूरी बॉडी में घूमती रहती हैं। और वो घूमती क्यों रहती हैं? इसका भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जो है, यानी कि कोई भी पैथोजन अटैक कर सकता है हमारी बॉडी के किसी भी साइट से, तो वहाँ पर उनका होना ज़रूरी है। तो वो बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती हैं और उनके अगेंस्ट काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर अपन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक के बारे में देखते हैं अपन। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली मैंने बता दिया था एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपी और थीलिया या एपी और थीलियम से मिलकर बना होता है। एपी मतलब अपॉन एंड थीलिया मतलब ग्रोथ, यानी कि ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरी ग्रोथ पर या स्ट्रक्चर पर ग्रो करता है। ऐसा ही लिखा है टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अ ग्रोथ और स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरी ग्रोथ या फिर दूसरी स्ट्रक्चर पर ग्रो करता है। मेनली इट ग्रोज अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये मेनली किस पर ग्रो करता है? कनेक्टिव टिश्यू पर करता है। क्यों करता है? बिकॉज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि इस टिश्यू की सेल्स जो होती हैं अटैच टुगेदर वेरी क्लोजली, यानी कि इस टिश्यू की सेल्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली क्या होती हैं? अटैच्ड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। सो इंट्रासेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, यानी कि तो इन सेल्स के बीच में स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस और मैट्रिक्स एब्सेंट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, बहुत ना के बराबर होता है। दैट्स वाई ब्लड वेसल्स, इसी वजह से ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज कांट क्रॉस देम। तो इस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम, लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे बोल सकते हैं, और कैपिलरीज जो हैं इनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ पर ब्लड वस्कुलराइजेशन नहीं होता है। तो ब्लड वस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड नहीं होगा। ब्लड नहीं होगा, सो दिस टिश्यू टैक्स इट नरिशमेंट फ्रॉम द बेसल कनेक्टिव टिश्यू। तो वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, यानी कि ब्लड जो होता है और लिम्फ जो होता है, हमारा बॉडी के जो फ्लूइड है मेन दोनों, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है नहीं, बिकॉज ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स एब्सेंट है, तो वहाँ पर ये सप्लाई क्या होती है? रुक जाती है। तो इस वजह से इसे न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। टिश्यू है, टिश्यूज़ में सेल्स हैं, सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो क्या करता है? इसलिए कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करता है, ताकि कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू वो अपना नरिशमेंट कर सके। फिर लिखा है बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में क्या होता है? देयर इज अ थिन एसेलुलर नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी कि पतली और अकोशिकीय, यानी कि एसेलुलर और नॉन लिविंग, यानी कि जीवित नहीं होती है, अजीवित बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इज कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अल्टीमेटली इस लाइन का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच एक जॉइनिंग स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं, और ये क्या करती है? इन दोनों टिश्यूज को जोड़कर रखने का काम करती है। फिर लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्पेसिफिक फीचर का मतलब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि एकमात्र केवल एक ऐसा टिश्यू जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो है
एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा दूसरे टिश्यूज़ में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट द एपिथेलियल टिश्यू एंड वर्क्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर ऑल्सो। एक पॉइंट और है इससे पहले कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने का काम तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह या फिल्टर की तरह भी काम करती है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से जो भी मटेरियल एपिथेलियल टिश्यू को आता है उन सबको वो सेलेक्ट करके, यानी कि उनमें से हर एक चीज़ डायरेक्ट वहाँ पर नहीं आ पाती है। सेमी परमिएबल का मतलब ही होता है हाफ परमिएबल, यानी कि आधे सब्सटेंस आ पाते हैं आधे नहीं आ पाते, इस प्रकार से है। फिर लिखा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, इस बारे में लिखा है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स, 2 लेयर्स से मिलकर बनी है। पहली लेयर जो है वो है बेसल लेमिना एंड सेकंड जो है वो है फाइब्रस लेमिना, ये इसके नाम है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है फाइब्रस लेमिना और बेसल लेमिना जो है वो दोनों के दोनों किससे सिक्रेट होती हैं, यानी कि किससे बनती हैं, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू दोनों से मिलकर बनती हैं। यानी कि बेसल मेम्ब्रेन को बनाने का काम जो करता है वो एपिथेलियल टिश्यू भी करता है, साथ के साथ कनेक्टिव टिश्यू भी करता है। अब देखते हैं कौन सा कैसे काम करता है। लिखा है ये स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है एक साइड, जैसा कि दिखा रहा है आपको। फिर उसके बाद होता है बेसल लेमिना, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसल लेमिना है, मतलब सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये कंप्लीट जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बनी है बेसल लेमिना से और फाइब्रस लेमिना से। तो बेसल लेमिना जो है किस तरफ होती है, कनेक्टिव टिश्यू की तरफ है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, इसकी तरफ बेसल लेमिना प्रेजेंट है। और किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है किससे रिलीज होता है, एपिथेलियल सेल्स से, यानी कि एपिथेलियल सेल्स इसे रिलीज कराती हैं। ठीक है, फिर आता है फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना में लिखा है प्रेजेंट टुवार्ड्स एपिथेलियल टिश्यू, आपको देखने को मिल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू लेयर है उसकी तरफ उपस्थित है। और बनी किससे होती है ये भी देख लेते हैं, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। इसमें कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स पार्ट आता है, इसके साथ साथ म्यूकोपॉलीसेकेराइड आता है। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है वो हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर कोलेजन फाइबर आते हैं, फिर उसके बाद रेटिकुलर फाइबर आते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, यानी कि बहुत सारे फाइबर एक साथ कंबाइन होकर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये मतलब हमने देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का एक कैरेक्टर है जो कि लिखा है यहाँ पर, इट हैज़ 2 फ्री सरफेसेस, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 फ्री सरफेस, 2 मुक्त सरफेस रखता है। ठीक है, एक जो होती है टुवार्ड्स एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण की तरफ, दूसरी होती है टुवार्ड्स बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स की तरफ। अब कैसे होती है, क्या होती है, डायग्रामेटिकली हमने देखा। यहाँ देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका होता है। ठीक है, 2 फ्री सरफेस हैं और एक एनवायरनमेंट की तरफ होगी और एक होगी बॉडी फ्लूइड की तरफ। तो इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है आपको कि सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ही कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और बॉडी फ्लूइड की साइड देखो, एक फ्री सरफेस दिखा रखी है हमने, फ्री सरफेस टुवार्ड्स बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, एक फ्री सरफेस हो गया। दूसरी फ्री सरफेस हमने बात करी एनवायरनमेंट की तरफ, तो एपिथेलियल टिश्यू की एक फ्री सरफेस टुवार्ड्स एनवायरनमेंट होगी। ऐसे ये एक कैरेक्टर था एपिथेलियल टिश्यू का कि ये 2 फ्री सरफेस रखता है, एक रखता है एनवायरनमेंट की तरफ, दूसरा रखता है बॉडी फ्लूइड की तरफ। और यही कैरेक्टर जो था, यानी कि इसमें 2 फ्री सरफेस होने का कैरेक्टर क्या कराता है, इस टिश्यू को एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया उसके साथ इंटरेक्ट, और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, अपन देखते हैं एक आध और कैरेक्टर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। अगला है
इट हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू रीजनरेट, और रीजनरेशन प्रेजेंट लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो टिश्यू होता है इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, अगर इस टिश्यू में यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी किसी भी रीजन से कोई डैमेज आता है तो उसे रिकवर करने की कैपेबिलिटी इसमें पाई जाती है, जिसे अपन रीजनरेशन बोल देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रेयरली कवर्ड विद या कवर्ड बाई अनदर टिश्यू, यानी कि किसी दूसरे टिश्यू से ये रेयरली यानी कि बहुत रेयर केसेस में, यानी कि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं या कम ऐसी चांसेस होते हैं कि ये टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू से कवर्ड रहे। नेक्स्ट है ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, यानी कि तीनों जर्म लेयर हैं, 3 टाइप की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उन तीनों से मिलकर ओरिजिनेट होता है, तीनों से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है, एंडोडर्म से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन कॉन्टिन्यूस मैनर, यानी कि इस टिश्यू की सेल्स ओनली अ टिश्यू है ये, मतलब ओनली अ टिश्यू जिसकी सेल्स जो होती हैं एक कॉन्टिन्यूस मैनर में अरेंज रहती हैं टू फॉर्म सीट लाइक कवरिंग्स, यानी कि कवरिंग्स बनानी है, और कवरिंग्स कैसी होनी है, सीट लाइक होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस कवरिंग होनी चाहिए। इसके लिए क्या करती हैं, इस टिश्यू की सेल्स जो होती हैं एक प्रॉपर कंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट या फिर अरेंज रहती हैं। ठीक है। अब हमने ये बेसिक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लिया कि क्या एपिथेलियल टिश्यू है, क्या करता है, कैसे क्या इसकी स्ट्रक्चर है और कहाँ ग्रो करता है। इसके बाद अपन देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। ठीक है, तो उनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे।